पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सू मिंग सिर उठाकर एक जबरदस्त रोर करता है। उस रोर में उसका पेन, उसकी ताकत, उसका विल सब कुछ है। उस रोर के साथ 5 डायरेक्शन सील कांप उठती है। रोर लाइट स्क्रीन को चीरकर पूरे समुद्र में गूंज जाती है। समुद्र की लहरें आसमान तक उठ जाती हैं और 9th समिट पर खड़े सब लोग डीप शॉक में सू मिंग की रोर सुनते हैं जो समुद्र की गहराइयों से आ रही है। अब आगे सू मिंग जोर से गरजता है। उसके सारे वेन्स उभर आते हैं। चेहरा एकदम भयंकर हो जाता है। उसकी बॉडी पर पतली पतली दरारें पड़ने लगती हैं और जैसे ही ये दरारें फैलती हैं सू मिंग को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब या तो उसको अपनी कल्टीवेशन की पावर पूरा तोड़ देना होगा तभी ये दर्द रुकेगा, या फिर उसको अपनी पावर को कंट्रोल करके शांत करना होगा। सू मिंग की आंखें लाल हो गई हैं। वो अब अपनी पावर को बाहर नहीं फैला रहा बल्कि सब कुछ वापस अपने शरीर में खींच रहा है। जैसे कोई जंगली घोड़ा था, उसको अब उसने काबू में कर लिया हो। अब उसने अपने अंदर की सारी पोटेंशियल को जगा दिया है। उसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि वो खुद को एकदम पावरफुल महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही एक पागलपन भी उसके अंदर उठ रहा है। सू मिंग ज्यादा देर सोचता नहीं, वही बैठा बैठा आंखें बंद कर लेता है। उसके अंदर का छी एकदम उल्टा पुल्टा है, कभी वायलेंट कभी शांत। लेकिन कैंडल ड्रैगन के अनडाइंग और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड में उसने जो विल बनाई थी वो अब काम आ रही है। उसकी विल इतनी स्ट्रांग है कि कितनी भी जन्मों की पुनर्जन्म हो वो कभी टूट नहीं सकती। इतना दर्द, इतना खतरा सू मिंग के लिए कुछ भी नहीं जब उसको और ज्यादा ताकत चाहिए। समय बीतता है। उसके अंदर का छी धीरे धीरे शांत होने लगता है। सू मिंग को पता भी नहीं चलता कितना टाइम बीत गया, लेकिन जब उसके अंदर से हर तरह का केओस खत्म हो जाता है वो धीरे से आंखें खोलता है। अब उसके अंदर से एक भी कल्टीवेशन की लहर नहीं आ रही। उसकी स्किन एकदम साफ, बॉडी पतली, एकदम आम इंसान जैसा लग रहा है, जैसे उसमें कोई कल्टीवेशन है ही नहीं। लेकिन उसकी आंखें, वाह, जैसे पूरी दुनिया उसके अंदर समा गई हो। अब चाहे कोई बजर्कर सोल रेल्म का महान वॉरियर भी हो, वो सू मिंग की पावर को महसूस नहीं कर सकता जब तक वो बहुत ध्यान से ना देखे, क्योंकि अब सू मिंग का पूरा शरीर बदल चुका है। उसने एकदम बैलेंस अचीव कर लिया है, जैसे उसकी जिंदगी ने खुद एक नया रूप ले लिया हो और अब वो परफेक्शन तक पहुंच गया हो। अपनी पावर के सभी निशान छुपा लिए हैं। बर्जर्कर सोल रेल्म के वॉरियर्स अपनी रीढ़ की हड्डी के बदलने की वजह से पावरफुल होते हैं। बोन सैक्रिफाइस। रेल्म के लोग अपने अंदर की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी बर्जर्कर बोन्स बन जाती है, जैसे साफ पानी में काली स्याही की बूंदें। सबको तुरंत पता चल जाता है कि कुछ अलग है, लेकिन अगर पानी पहले से ही स्याही हो तो कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। यही बैलेंस है और ये कभी नहीं हुआ था बर्जर्कर की हिस्ट्री में। सिर्फ सू मिंग ने यह कर दिखाया है। सू मिंग आंखें खोलता है। उसकी आंखों में काला रंग इतना गहरा है कि कोई भी देखे तो हिल जाए। वो धीरे से खड़ा होता है। अब भी उसके शरीर से कोई पावर नहीं निकल रही, एकदम आम इंसान जैसा। वो 5 डायरेक्शन सील को देखता है जो उसके ऊपर है। अपना हाथ उठाता है और एक ही स्विंग में उस 5 लेयर्ड लाइट स्क्रीन की तरफ झटका देता है। कोई धमाका नहीं होता, लेकिन पहली लेयर बिना आवाज के क्रैक हो जाती है, टूट जाती है और सील भी टूट जाता है। लेकिन 5 डायरेक्शन सील एक ऐसा खजाना है जो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को दबाकर रखता था। हजारों सालों में यह सील वीक हो गया है, लेकिन अभी भी तोड़ना आसान नहीं है। जब 2 लेयर्स टूट जाती हैं, बाकी 3 लेयर्स चमक उठती हैं और सू मिंग देखता है कि उनके पीछे 2 और लेयर्स आ गई हैं। अभी भी टोटल 5 लेयर्स बाकी हैं। सू मिंग वही खड़ा है, एकदम शांत। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर वो अपना हाथ उठाता है, 5 लेयर्स की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही वो पॉइंट करता है, 5 लेयर्स एक साथ टूट जाती हैं, लेकिन तुरंत 5 नई लेयर्स आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह सील कभी खत्म ही नहीं होता, कोई अंत ही नहीं है। सू मिंग सोचता है, अगर कोई बाहर से इस सील पर अटैक करे तो क्या होगा। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। अब जब भी यह स्क्रीन टूटकर दोबारा बनती है, उसका साइज और बड़ा हो जाता है। सू मिंग फिर से पॉइंट करता है, फिर से स्क्रीन टूटकर बनती है, हर बार और बड़ी हो जाती है। यह प्रोसेस रिपीट होता है और अब यह स्क्रीन हजारों फीट तक फैल गई है। सू मिंग हवा में उठता है और आउटर मोस्ट स्क्रीन समुंदर की तरफ फैलने लगती है। वो फिर से पॉइंट करता है, स्क्रीन और बड़ी हो जाती है, जैसे समुंदर के नीचे एक जायंट बबल हो जो सरफेस की तरफ आ रहा हो। तभी 9th समिट के सब लोगों की आंखों के सामने समुंदर की सतह पर जोर का धमाका होता है। पानी उछलने लगता है, लहरें एकदम पागल हो जाती हैं, जैसे समुंदर उबल रहा हो। एक गोल्डन रोशनी चमकती है और उस रोशनी के साथ एक स्क्रीन बबल की तरह बाहर निकलती है। जैसे ही यह बबल बाहर आता है, अंधेरा आसमान सोने की तरह चमक उठता है।
एक ऐसी प्रेशर फैलती है कि सबकी आत्मा कांप उठती है। गोल्डन स्क्रीन की वजह से समुंदर की लहरें पीछे हट जाती हैं, जैसे कोई ताकतवर चीज आ गई हो। जब स्क्रीन पूरी तरह समुंदर से बाहर आ जाती है, सब लोग देखते हैं कि एक गोल स्क्रीन हवा में है। वो स्क्रीन गोल्डन है, 5 लेयर्स की है। सबसे आउटर लेयर लाखों फीट बड़ी है और लोग देखते हैं कि उसके नीचे कोई आदमी है, लेकिन कोई उसको क्लियरली नहीं देख सकता। ये गोल्डन स्क्रीन अंधेरे आसमान में एक सूरज की तरह चमक रही है। देखने वालों के दिल में एक अजीब सी भक्ति आ जाती है। तभी सूमिंग की आवाज उस स्क्रीन से गूंजती है, अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस स्क्रीन पर अटैक करो। सब लोग हैरान हैं। सूमिंग की आवाज सुनते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। क्या? सूमिंग! ये सूमिंग है। हेवन गेट के लोग जो 9th समिट में शरण लिए हुए हैं, वो खुशी से झूम उठते हैं। उनके लिए सूमिंग दुश्मन नहीं, उनका उद्धार करता है, जिसने उनको सीमा शीन के कब्जे से छुड़ाया। चाहे सूमिंग ने हेवन गेट के कई लोगों को मारा हो, असली दोषी तो सीमा शीन था। जो पुराने दोस्त हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी भावना है, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। बाइसू सूमिंग को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। खुशी भी है, लेकिन कुछ पुरानी यादें भी हैं जो उसको रुला देती हैं। उसका फादर चुपचाप सूमिंग को देखता है। अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा कि यह वही लड़का है जो पहले था। सूमिंग फिर से बोलता है, सब अपनी पूरी ताकत से इस स्क्रीन पर अटैक करो, मैं इसका बल देखना चाहता हूं। थोड़ी देर चुप रहता है सब। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है, हवा में उड़ता है और स्क्रीन की तरफ अटैक करता है। धीरे धीरे और लोग भी उड़ने लगते हैं। सब अपनी फुल पावर से स्क्रीन पर अटैक करते हैं, लेकिन स्क्रीन सिर्फ थोड़ा हिलती है, टूटने का कोई निशान नहीं। सूमिंग फिर बोलता है, बस इतना काफी है। सब लोग तुरंत रिस्पेक्ट के साथ वापस आ जाते हैं। सूमिंग सोचता है, यह सील चाहे बंधन हो, लेकिन अगर सही यूज किया जाए तो यह एक शक्तिशाली प्रोटेक्शन ट्रेजर भी बन सकता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अपना हाथ सीने पर रखता है। एक काला प्रकाश उसके मुंह से निकलता है और वो बन जाता है वेलकमिंग ऑफ डीटीज। वो पिल काला है, लेकिन अब सूमिंग को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड अब्सॉर्ब कर लिया है। सब डिवाइन एबिलिटीज मिल चुकी हैं। वो पिल वापस रख लेता है, 5 डायरेक्शन सील को शांत नजर से देखता है, फिर अपनी डिवाइन सेंस को उस काले स्टोन फ्रैगमेंट में भेजता है जो उसके गले में लटका है। ये स्टोन फ्रैगमेंट सबको धोखा दे सकता है। 5 डायरेक्शन सील के लिए तो कुछ भी नहीं। इसी वजह से सूमिंग इतना रिस्क लेकर अपनी किस्मत ढूंढ रहा था। जब ही सूमिंग की डिवाइन सेंस स्टोन फ्रैगमेंट को छूती है, उसकी प्रेजेंस तुरंत बदल जाती है। धीरे धीरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की प्रेजेंस उसके शरीर से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सूमिंग एक नया इंसान बन गया हो। वो 5 लेयर्ड स्क्रीन की तरफ चलता है और जैसे ही इनर लेयर को छूता है, बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाता है। जब वो बाकी लेयर से निकलकर हवा में खड़ा होता है, पीछे मुड़कर स्क्रीन को देखता है। जब सूमिंग बाहर आ जाता है, सील को लगता है कि अब उसको बांधने वाला कुछ नहीं बचा और वो स्क्रीन धीरे धीरे छोटी होने लगती है। एक चमक के साथ वो गोल्डन 5 डायरेक्शन सील बन जाती है, जो सिर्फ एक हाथ में आने जितनी छोटी है। वो सील हवा में तैरती है, समुंदर की तरफ गिरती है, लेकिन सूमिंग का हाथ हिलते ही वो उसकी तरफ आ जाती है। सूमिंग उसे पकड़ता है, ध्यान से देखता है, फिर रख लेता है। फिर वो मुड़कर 9th समिट और सब लोगों की तरफ देखता है। सब लोग जो थोड़ी देर पहले सूमिंग के कहने पर लाइट स्क्रीन पर अटैक कर रहे थे, अब उसके सामने खड़े हैं। सबके चेहरे पर रिस्पेक्ट है। कुछ लोग सूमिंग को पहले से जानते हैं, उनके दिल में अलग अलग फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई भी कुछ दिखाता नहीं, सब सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाते हैं। दोस्तों, यह यूनिवर्सल रूल है, जिसकी ताकत होती है सब उसका सम्मान करते हैं, चाहे दिल से हो या डर की वजह से। यही हो रहा है सूमिंग के सामने भी। यह सब लोग हेवन गेट के बचाव के बाद बच गए थे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कैसे सूमिंग ने मौत का बाजार लगा दिया था। जब सूमिंग की नजर इन पर पड़ती है, सब लोग आंखें झुका लेते हैं। कोई भी उसकी आंखों में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता। सूमिंग की नजर में कोई गुस्सा नहीं है, बस एक गहरा साफ लुक है। लेकिन यह सिंपल सी नजर भी सबको ऐसा महसूस कराती है जैसे उनके दिल के राज सूमिंग ने देख लिए हों। उनके दिल में शौक भर जाता है। सूमिंग कुछ लोगों को पहचान सकता है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहे। ये वही लोग हैं जो उसके 9th समिट में रहने के दौरान मिल गए थे। सूमिंग के लिए तो अब कितनी ही जन्मों का अनुभव हो चुका है कैंडल ड्रैगन के अनडाइंग और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड में। उसकी विल तो और स्ट्रांग हो गई है, लेकिन पुरानी यादें, पुराने रिश्तों की फीलिंग्स सब धीरे धीरे धुंधली हो गई हैं, जैसे सब कुछ पिछले जन्म का हो। तभी उसकी नजर एक सफेद कपड़ों वाली लड़की पर पड़ती है, जो अब भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी सालों पहले थी। बाइसू। हुजी की जोर जोर की खर्राटे अब भी हवा में गूंज रहे हैं। उसकी आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। सूमिंग एक कदम उठाता है, 9th समिट की तरफ बढ़ता है।
जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है वह गायब हो जाता है और सीधा समिट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वहां बैसू और उसके फादर के अलावा कुछ और हेवन गेट के सर्वाइवर्स भी हैं। उनमें एक बूढ़ा आदमी है, सफेद कपड़े पहने, जो एक टाइम पर हेवन गेट के लॉर्ड्स में से था, लेकिन अब उसकी लाइफ फोर्स बिखर चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे वह मर गया हो। सी मशीन के मरने के बाद भी उस बूढ़े के अंदर की बजरकर थ्रेड्स गायब नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर के अंदर छुप गई, जैसे उनमें अब कोई जान नहीं बची। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे होश में आता है। जब सू मिंग को देखता है उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वह आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़कर सू मिंग को डीप बो करता है। वह बोलता है, मेन लीन हाइजी हूं, फ्रीजिंग स्काई के ग्रेट फ्रोजन प्लेन्स का लॉर्ड, आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही वह बोलता है बाकी सब लोग भी सू मिंग को रिस्पेक्ट देते हैं। ग्रीटिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्रीजिंग स्काईज ग्रेट फ्रोजन प्लेन्स। यह आवाज एक लहर बनकर समुद्र के ऊपर गूंजती है, देर तक हवा में गूंजती रहती है। बैसू के फादर का चेहरा भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वह भी रिस्पेक्ट दिखाता है, सिर झुकाकर सू मिंग को ग्रीट करता है। सब लोग सू मिंग को एडमायर कर रहे हैं। शायद उनको समझ नहीं आया कि समुद्र में क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उनके अंदर की बजरकर सीड्स की थ्रेड्स छुप गईं, उनको समझ आ गया कि सीमाशिन अब नहीं रहा और उनकी किस्मत की डोर अब टूट चुकी है। सू मिंग जब समुद्र से बाहर आया, सबको पता चल गया कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, सीमाशिन मर चुका है। वह बूढ़ा आदमी पूछता है, लॉर्ड ऑफ फ्रीजिंग स्काईज ग्रेट फ्रोजन प्लेन्स, सू मिंग, सीमा शिन के साथ क्या हुआ? सू मिंग शांत आवाज में बोलता है, सीमा शिन मर चुका है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है। वह फिर से सू मिंग को डीप बाव करता है। अब हेवन गेट के बचे हुए लोग खुश भी हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। अब क्या करें, कहां जाएं? उनकी किस्मत अब कहां है? रात होती है। सू मिंग हुजी के केव के बाहर बैठा है, जो अभी भी गहरी नींद में है। उसके पास एक सफेद साया बैठा है, बैसू। पूरी जगह शांत है, बस समुद्र की लहरों की हल्की आवाज आ रही है और कभी कभी हुजी के खर्राटे। बाकी हेवन गेट के लोग पहाड़ पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। कोई भी इस जगह के पास नहीं आता। कभी कभी कोई ऊपर देखकर सू मिंग की तरफ ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट से देखता है। बैसू सू मिंग के पास बैठी है। दोनों लगभग 2 घंटे से बिना कुछ बोले बस आसमान को अंधेरा होता देख रहे हैं, समुद्र को धीरे धीरे शांत होते देख रहे हैं। वो दोनों ही अकेला नहीं है। क्लिफ के पास एक बॉल्ड क्रेन पड़ा है, उसके पंजे में एक चमकता हुआ पत्थर है। कभी कभी वह अपनी चोंच से मुस्कुराता है और एक अजीब सी हंसी निकालता है। तभी बैसू बोलती है, क्या तुम फिर से जा रहे हो? सू मिंग शांत आवाज में बोलता है, मेन ईस्टर्न वेस्टलैंड्स जाऊंगा। बैसू धीरे से बोलती है, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी की शुभकामना देती हूं। सू मिंग कुछ नहीं बोलता। वह मुड़कर बैसू को देखता है। उसके लंबे काले बाल उसका चेहरा छुपा लेते हैं। उसकी आंखों से उसकी फीलिंग्स छुप जाती हैं और उसके चेहरे की बड़ी सी स्कार भी छुप जाती है। बैसू धीरे से बोलती है, मैं पहले बचकानी थी, तुमने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए शुक्रिया। तुमसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई। वह सू मिंग को नहीं देखती, बस समुद्र की तरफ देखती है। चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल है, जिसमें थोड़ा सा बेपरवाहपन और थोड़ी पुरानी यादों की मिठास है। काफी देर बाद वह खड़ी होती है, सू मिंग के पास से गुजर जाती है। वह बोलती है, नींद समिट तुम्हारा घर है, आराम से जाओ। मेन यहीं रहूंगी, जगह का ध्यान रखूंगी। अगर कभी मेन इस दुनिया में न रहूं तो अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगी, ताकि जो कुछ तुम्हें दुख दिया उसका प्रायश्चित कर सकूं। जैसे ही वह सू मिंग के पास से गुजरती है, सू मिंग अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। बैसू का शरीर हल्का सा कांप जाता है। वह अपना हाथ नहीं छुड़ाती, बस सिर झुका लेती है। सू मिंग खड़ा होता है, बैसू को देखता है, फिर अपना हाथ उसके चेहरे से बाल हटाता है। बैसू थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन सू मिंग उसका स्कार देख लेता है। बैसू आंखें बंद कर लेती है, आंसू उसके गाल पर गिरते हैं। वह सिर झुका लेती है, जैसे अपना स्कार दिखाना नहीं चाहती। सू मिंग धीरे से बोलता है, तुम्हें कुछ भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ वह सब पास्ट का हिस्सा है। मैं सिर्फ उस प्यारी लड़की को देखना चाहता हूं जो सालों पहले थी, जिसमें एक जंगली खूबसूरती थी। बैसू आंखें खोलती है, सू मिंग को देखती है। उसकी आंखों में अब वह पुराना जुनून नहीं है, अब उनमें थकान है, समय की लकीरें हैं और एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह किस्मत से लड़ रही हो। वह बोलती है, मेरे पापा कहते हैं मेरी लाइफ एक पत्थर की है जो आसमान की नदी में गिरता है। जब वह पत्थर गिरता है उसके छींटे मुझ में बदल जाते हैं। मेरी किस्मत है कि आंसू मेरे साथ ही रहेंगे। मैं हमेशा सिर्फ नदी के छींटे ही रहूंगी। बैसू जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। सू मिंग बोलता है, मेरा इंतजार करना, मैं वेस्टर्न रीजन अलायंस वापस जाने का रास्ता ढूंढूंगा और अगर मिल गया
तो मेरे साथ चलना। बैसू बोलती है, आसमान की नदी में गिरता पत्थर हमेशा अकेला ही रहेगा। चाहे नदी में छींटे हों, कोई भी पत्थर को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि नदी में पानी ही इतना ज्यादा है और मेन बस कुछ बूंदे हों। सुमिंग, मेन यहीं रहूंगी, निंत समिट का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बैसू अपना हाथ छुड़ाकर पलट जाती है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं, कुछ आंसू उसके चेहरे से गिरते हैं और वह दूर चली जाती है। सुमिंग चुपचाप उसकी पीठ को देखता है, जैसे वह उसकी जिंदगी से दूर जा रही हो। तभी उसके दिमाग में डार्क माउंटेन की बाइलिंग और वर्ल्ड ऑफ 9 यिन की सेलेस्टियल मेडन की तस्वीर आ जाती है, जैसे इन तीनों औरतों की किस्मत एक हो गई हो। वह सोचता है, आसमान की नदी में गिरता पत्थर सिर्फ तब दिखेगा जब वह पत्थर गिरेगा। सिर्फ उसी की वजह से छींटे होंगे और वह अकेला ही रहेगा। आखिर में पत्थर के छींटे नदी में मिल जाएंगे और कोई भी पत्थर को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी पहाड़ के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज आती है। साथ ही एक सफेद चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आता है, जिसका चेहरा कॉम्प्लेक्स है। उसकी लाइफ फोर्स बहुत कमजोर है, लगता है जैसे कभी भी उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। वह सू मिंग की तरफ चलता है। यह बैसू का फादर है, जो पहले हेवन गेट का एक मशहूर आदमी था। 20 साल बीत चुके हैं, समय ने उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। वह बोलता है, यह उसकी लाइफ है, अगर वह इससे छुटकारा नहीं पाई तो उसका अंजाम वही होगा। सुमिंग सोचता है, लाइफ क्या है? उसके चेहरे पर एक अजीब शांति है, लेकिन अंदर से उसके दिल में तूफान चल रहा है। बैसू का फादर सुमिंग के पास आता है, लेकिन कुछ दूर ही रुक जाता है। वह भी उसी अंधेरे समुंदर की तरफ देखता है जहां सुमिंग की नजर है। सिर्फ अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर चुप रहकर बूढ़ा आदमी बोलता है, दुनिया की हर चीज में लाइफ होती है, और यह लाइफ सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह चीज है जो हमने अपनी पिछली जिंदगियों से महसूस की है और अब की जिंदगी में दिख रही है। सुमिंग बिना उसकी तरफ देखे पूछता है, तुमने कैसे डिसाइड किया कि बैसू की लाइफ एक पत्थर है जो आसमान की नदी में गिर रहा है? बूढ़ा आदमी बोलता है, क्योंकि हम बै परिवार के सभी लोगों की लाइफ आसमान की नदी वाली है। हम सब प्यार में चोट खाते हैं, अकेला रह जाते हैं। सिर्फ हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते और मर नहीं जाते। आसमान की नदी सितारों से बनी है। बहुत सारे सितारे हैं, सब मिलकर एक नदी बनाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एक एक सितारा अलग नहीं दिखेगा। यह मेरी लाइफ है। यही मेरे भाई बै चैंगजे की भी थी, और मेरी बेटी बैसू, उसकी भी यही किस्मत है। पूरी बै फैमिली पे यही लाइफ का बोझ है, सदियों से। फिर वह बोलता है, लेकिन बैसू थोड़ी अलग है। उसकी लाइफ एक पत्थर की वजह से बदल गई है। वह पत्थर सी माँ है और तुम भी हो। सुमिंग गुस्से में मुड़ता है और ठंडी नजर से देखता है। बकवास, बूढ़ा आदमी बोलता है, सी माँ की लाइफ अलग है। उसकी लाइफ है सुबह की धूप में चमकने वाली बूंद का प्रकाश। वह असल में हरी घास था, लेकिन उसके ऊपर जो बूंद थी उसकी वजह से वह सबसे अलग दिखने लगा। यह है लाइफ उधार लेना। मुझे नहीं पता उसकी असली लाइफ क्या थी, लेकिन उसकी ताकत और किस्मत उस बूंद के रिफ्लेक्शन की वजह से थी। लेकिन यह रिफ्लेक्शन कभी भी उसके खिलाफ हो सकता है, इसीलिए मुझे यकीन था कि अगर वह मरेगा तो उसी रिफ्लेक्शन की वजह से मरेगा, और जो उसको मारेगा वह वही होगा जिसने उसको वह बूंद दी थी, जिसने उसको लाइफ दी थी। बूढ़ा आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वह सुमिंग को देखता है। वह बोलता है, मैंने तुम्हारी लाइफ पहले भी देखी थी। तुम्हारी लाइफ घास, लकड़ी और पत्थर के वेन्स जैसी थी। सब में वेन्स होते हैं और वह उनको संभालते हैं। जिनकी यह लाइफ होती है वह हमेशा किसी और के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि कठपुतली, और कभी नहीं बच सकते। वह बैसू की लाइफ के लिए सही नहीं है। लेकिन जब मैंने अब तुम्हारी लाइफ देखी तो वह बिल्कुल बदल चुकी है। अब मुझे तुम पर कोई लाइफ नजर नहीं आती। बूढ़ा आदमी कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में घबराहट आ जाती है। यह पॉसिबल नहीं है। दुनिया की हर चीज में लाइफ होती है। मरने वालों में भी लाइफ होती है। उनकी लाइफ कभी गायब नहीं होती। लेकिन तुम। सुमिंग उस बूढ़े को ठंडी नजर से देखता है। उस बूढ़े की बातें लाइफ कल्टीवेशन से जुड़ी हुई लगती हैं, लेकिन और भी ज्यादा अजीब हैं। सुमिंग को उस पर विश्वास नहीं होता। वह सोचता है, लाइफ कल्टीवेशन बर्जर्कर सोल रेल्म के बाद आता है। शायद कुछ लोग उस रेल्म तक पहुंच गए हों, लेकिन वह बहुत रेयर हैं। और अगर यह बूढ़ा सच में वहां तक पहुंच गया होता तो सीमा सिन उसको इतना नीचा क्यों दिखाता? लेकिन बूढ़े की बातों का असर सुमिंग के दिल पर पड़ता है। वह सोचता है, सीमा सिन मरने के बाद कठपुतली बन गया। उस कठपुतली में मेरे बचपन के बाल का एक स्ट्रैंड था और मेरे खून का एक ड्रॉप उसके माथे पर था, और वह ऑल्टर जो मैंने देखे थे वह सब उस बाल की वजह से थे।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ट्यू। सुमिंग के चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से वह हिल गया है। बूढ़ा बोलता है, मुझे पता है तुम आसानी से लाइफ की इस कला पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वह सच है। सुमिंग सोचता है, मेरी लाइफ घास, लकड़ी और पत्थर के वेन्स जैसी थी और मुझे हमेशा कंट्रोल किया जाता था, जैसे पपेट। क्या यह सच है? वह पूछता है। तो तुम्हारी लाइफ क्या है? बूढ़ा आदमी के चेहरे पर दर्द का असर है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वह बोलता है, मेरी लाइफ है आसमान की नदी के बाहर तड़पती हुई मछली। जिनकी यह लाइफ होती है वह खाली जगह में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही वह वहां जाते हैं वह मर जाते हैं। जैसे मछली पानी से बाहर आ जाए वह जिंदा नहीं रह सकती। वह बोलता है, मुझे कभी समझ नहीं आया था इसका मतलब क्या है, जब तक मैं तुमसे फिर नहीं मिला। तुम्हारे पास कोई लाइफ नहीं है, तुम खुद खाली हो। सुमिंग शांत आवाज में पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है? बूढ़ा बोलता है, शायद कुछ पल या कुछ दिन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, फिर मैं मर जाऊंगा। सुमिंग आंखें तंग करता है, तुम दूसरों की लाइफ कैसे देख लेते हो? बूढ़ा थोड़ा रुकता है, फिर दांत कसकर बोलता है, बे फैमिली का फ्रीजिंग स्काई क्लैन से गहरा रिश्ता है। हमारे एंसेस्टर बाय युएन हुआ फ्रीजिंग स्काई क्लैन के क्रिएटर थे और उनके जमाने में उनका नाम साउथ मॉर्निंग में मशहूर था। उन्होंने फ्रीजिंग स्काई क्लैन बनाने के बाद साउथ मॉर्निंग छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले वह 100 साल तक अकेला रहे और जब निकले तो एक लाइफ स्क्रोल छोड़ गए। वह स्क्रोल अब पुराना और टूटा फूटा है। हमारे एंसेस्टर को वह किस्मत से मिला था। शायद वह और स्क्रोल्स ढूंढने निकले थे। उनकी ताकत भी शायद उस स्क्रोल से मिली थी, लेकिन हमारे फैमिली में कोई भी उस स्क्रोल को पूरी तरह नहीं समझ पाया। डर के मारे हमने इसे हमेशा सीक्रेट रखा है। मेरे भाई बै चंग जाय ने सबसे ज्यादा समझा था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं समझ पाया। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ पाया और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकता हूं। बूढ़ा आदमी की आवाज में सच्चाई है। उसकी बात सुन के लगता है जैसे पुराने जमाने की हवा चल रही हो। वह बोलता है, यह बिल्कुल सच है। मेरे पास कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की। मैं तुम्हें बाय फैमिली का लाइव स्क्रोल दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक बदले में एक फेवर चाहिए। जब वह यह बोलता है, तुरंत अपना हाथ माथे के बीच में ले जाता है। वहां एक ब्लैक लाइट चमकती है। उसका शरीर कांपने लगता है और वह धीरे धीरे सूखने लगता है, जैसे उसकी लाइफ फोर्स निकल रही हो। उसके चेहरे की स्किन हिलने लगती है, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। वह गहरी सांस लेता है और दूसरा हाथ हवा में घुमाता है। तुरंत एक जलती हुई अगरबत्ती सामने आ जाती है। उसके धुएं की 7 लहरें उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह में घुस जाती हैं। यह सीन देखकर सुमिंग भी हैरान हो जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी वह 7 धुएं अंदर ले लेता है, उसके माथे में एक दरार पड़ जाती है। कोई खून नहीं निकलता। लगता है यह दरार पहले से थी, बस छुपी हुई थी। सिर्फ एक सीक्रेट आर्ट से यह दरार दिखती है। इसी वक्त सुमिंग को एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है, जो उसकी आत्मा तक हिला देती है। उस प्रेजेंस को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे कोई मीठा खुशबू हो जो सूंघते ही इंसान खुश हो जाए, शरीर हल्का महसूस हो। जैसे ही कोई और महसूस करने की कोशिश करे, वह खुशबू कड़वी और उल्टी जैसी हो जाती है। जैसे अभी तक सब कुछ सपना था, अब असली चीज सामने है। लेकिन सबसे अजीब बात है, उस प्रेजेंस में कड़वाहट आने लगती है, जैसे दुनिया का सबसे कड़वा जहर पी लिया हो और वह टेस्ट शरीर के अंदर से बाहर तक फैल रहा हो। सुमिंग की सोच हिल गई है और वह देखता है बूढ़ा आदमी अपना हाथ माथे की दरार में डालता है। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट और आंसू दोनों हैं जब वह धीरे से एक काला लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। यह लकड़ी सिर्फ 2 उंगलियों जितनी चौड़ी और आधा हाथ लंबी है। उसी से वह अजीब प्रेजेंस आ रही है। बूढ़ा बोलता है, यह है लाइफ स्क्रोल जो हमारे एंसेस्टर ने छोड़ा था। यह स्क्रोल असल में स्क्रोल नहीं है, अपने आप को लकड़ी बना लिया है अपनी आर्ट से। जैसे ही सुमिंग उस लकड़ी को देखता है, उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की चीखा, आदमियों की चीखा और बूढ़ों के आंसू की आवाज गूंजती है। वह अलग अलग समय के लोगों की चीखा है। सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई है कि कभी उसका चेहरा नहीं बदलता, लेकिन अब वह सच में हिल गया है, सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े की वजह से। वह सोचता है यह चीज आम नहीं हो सकती। उस लकड़ी के आसपास उसको भूतों जैसे शैडो दिखते हैं। सब आदमी और औरतें एक दूसरे से शादी किए हुए हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं। जन्मदिन, शादी, बच्चे होने पर हर जगह खुशी है। हर तरह के लोग हैं, सब खुश हैं। बूढ़ा बोलता है, मैं यह तुम्हें देता हूं, बस एक वादा चाहिए। जब तुम कभी लाइफ के प्रिंसिपल्स बदल सकने की ताकत पालो, मेरी बेटी बैसू की लाइफ बदल देना।
और जब तक तुम्हारे पास यह ताकत नहीं है तब तक मेरी बेटी को इस पागल दुनिया में सुरक्षित रखना। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जैसे ही वह बात खत्म करता है, उसका हाथ हिलाता है और काला लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे सूमिंग की तरफ उड़ता है। वह टुकड़ा सूमिंग के सामने रुक जाता है। सूमिंग उस टुकड़े को देखता है काफी देर तक, फिर धीरे से सिर हिलाता है। शायद उस बूढ़े की बातों पर उसे अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका वादा मान लेता है। जैसे ही सूमिंग हां करता है, बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराता है। वह सिर उठाकर अंधेरी आसमान और समुंदर की तरफ देखता है, जैसे उससे कोई औरत हवा में चलती हुई दिख रही हो, हाथ बढ़ा रही हो। वह धीरे से बोलता है, हुई चैन, क्या तुम हो? उसके चेहरे पर एक सपने जैसा असर है और यह बोलते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी सांस बंद हो जाती है और उसकी लाइफ वहीं समाप्त हो जाती है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।